दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलती है, मगर वो ऑफिस नहीं पहुंच पाती है। 50 दिनों की पुलिस की जांच के बाद भी पुलिस को लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता है। मगर फिर एक दिन पुलिस वालों को जांच के क्रम में एक गाड़ी के अंदर एक बूंद खून बरामद होता है और इस एक बूंद खून से पुलिस को गायब हुई लड़की से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो आखिर कैसे एक बूंद खून से गायब हुई लड़की के रहस्य का खुलासा होता है, जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। यकीन मानिए, जब आप पूरी कहानी और इस कहानी के पीछे की पूरी साजिश के बारे में जानेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी मुंबई की रहने वाली कीर्ति व्यास नाम की लड़की की है। 28 साल की कीर्ति मुंबई के ग्रांड रोड स्थित भारत नगर रेजिडेंस में अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद कीर्ति ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित मशहूर ब्यूटी ब्लंट सैलून में काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ कीर्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी। रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए 16 मार्च 2018 को भी कीर्ति सुबह के 9 बजे अपने घर से निकलती है और वहां पर पहले से गाड़ी लेकर इंतजार कर रहे दो दोस्तों के साथ ऑफिस की ओर निकल जाती है। कीर्ति के घर वाले भी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अभी दिन के लगभग 11:30 बज रहे थे, तभी कीर्ति की मां घर के वाईफाई का पासवर्ड पूछने के लिए कीर्ति को फोन करती हैं। पिछली रात ही कीर्ति ने घर के वाईफाई का पासवर्ड बदला था। कई प्रयास के बावजूद कीर्ति की मां कीर्ति से संपर्क नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कीर्ति का दोनों मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। कीर्ति की मां को लगता है कि शायद कीर्ति काम में बिजी होगी, इसलिए उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। इसलिए वो भी कीर्ति को फोन करना छोड़ देती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। अब शाम हो चली थी। कीर्ति के ऑफिस से वापस आने का समय हो चुका था, मगर वो समय पर ऑफिस से वापस नहीं आती है। जब समय कुछ ज्यादा हो जाता है तो परिवार वालों को कीर्ति की चिंता सताने लगती है और वो अब कीर्ति के ऑफिस में फोन करके कीर्ति के बारे में पता करते हैं। यहाँ से उन्हें चौंकाने वाला जवाब मिलता है। ऑफिस वाले बताते हैं कि आज तो कीर्ति काम पर आई ही नहीं है, बल्कि लगातार उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस जानकारी के बाद घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वो कीर्ति के कुछ करीबी दोस्तों से फोन करके कीर्ति के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करने लगते हैं। लगभग सभी दोस्त यही जवाब देते हैं कि कीर्ति से आखिरी बार उनकी बात पिछली रात ही हुई थी। अब घर वाले परेशान होकर आसपास कीर्ति को ढूंढने निकल जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी कीर्ति का कहीं अता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि पूरी रात बीत जाती है, मगर कीर्ति घर वापस नहीं आती है। अगले दिन थक हार कर कीर्ति के घर वाले डीबी रोड पुलिस स्टेशन जाकर कीर्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले कीर्ति के ऑफिस जाकर जांच पड़ताल करते हैं और कीर्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा कीर्ति के दोस्तों से भी पूछताछ की जाती है। इसी पूछताछ में कीर्ति के दो दोस्त सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी पुलिस को बताते हैं कि जिस दिन कीर्ति गायब हुई थी उसी सुबह कीर्ति इन दोनों की ही कार में ऑफिस के लिए निकली थी, मगर रास्ते में कीर्ति ने उनसे कहा कि वो उन्हें ग्रांड रोड स्टेशन पर ही ड्रॉप कर दें, क्योंकि यहाँ पर किसी से उसे मिलना है। यहाँ से वो ट्रेन से ऑफिस चली जाएगी। इन दोनों दोस्तों के बयान की पुष्टि करने के लिए पुलिस वाले अब कीर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। तो सीसीटीवी में साफ नजर आता है कि 9 बजे के आसपास 16 मार्च 2018 की सुबह कीर्ति अपने घर से उतरती है। वहां से देश और खुशी पहले से अपनी कार लिए खड़े थे। इसी कार में कीर्ति बैठती है और फिर कार आगे की तरफ बढ़ जाती है। क्योंकि आखिरी बार कीर्ति को सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी के साथ देखा गया था, इसलिए पुलिस इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनने को कहते हैं और इन दोनों से कीर्ति से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी और 16 मार्च 2018 को घटित एक एक चीज बताने को कहते हैं। ये दोनों पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करते हैं। क्योंकि कीर्ति को आखिरी बार सिद्धेश और खुशी के साथ ही देखा गया था, इसलिए लोगों को शक होता है कि शायद इन दोनों ने ही कीर्ति के साथ कुछ गलत किया है। मगर कई दिनों की पुलिसिया जांच में ये दोनों बेगुनाह पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, सिद्धेश और खुशी लगातार पुलिस को जांच में सहयोग भी करते रहते हैं। इसके अलावा दोनों फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर कीर्ति को खोजने के संबंध में कैंपेन भी चलाते हैं। कुल मिलाकर पुलिस की नजर में 2 सस्पेक्ट थे और अब दोनों ही बेगुनाह साबित हो चुके थे।
पुलिस के सामने अब चुनौती ये थी कि दिन बीतते जा रहे थे मगर कीर्ति का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। ये मामला धीरे धीरे देश भर में तूल भी पकड़ने लगा था, क्योंकि कीर्ति जिस बी ब्लंट सैलून में काम किया करती थी वो मशहूर बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की एक्स वाइफ का ही था। जब कीर्ति का कुछ दिनों तक कुछ अता पता नहीं चलता है तो कीर्ति के दोस्तों और ऑफिस वालों के अलावा फरहान अख्तर खुद भी ट्विटर पर लोगों से कीर्ति को ढूंढने में मदद करने की अपील करते हैं। लगभग वीआईपी बन चुके इस केस को सुलझाने में कई दिनों तक जब पुलिस नाकाम रहती है तो मामला अब मुंबई क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया जाता है। 5 अप्रैल 2018 को क्राइम ब्रांच कीर्ति व्यास की गुमशुदगी का केस अपने हाथों में ले लेती है और जांच शुरू करती है। जांच शुरू करते ही एक बार फिर से सभी सस्पेक्ट और आखिरी समय में कीर्ति के आसपास दिखे लोगों को जांच के लिए बुलाया जाता है और उन सभी से लंबी पूछताछ शुरू होती है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कीर्ति आखिरी बार सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी के साथ दिखी थी, इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम भी इन दोनों को ही सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाती है। क्राइम ब्रांच के सामने भी सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी कहते हैं कि सुबह 9 बजे के आसपास इन दोनों ने अपनी कार में कीर्ति को लिफ्ट दी थी और वो उन्हें लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे, मगर ग्रांट रोड स्टेशन के करीब पहुंचकर कीर्ति कार से उतर गई थी। इस दावे की पुष्टि के लिए कीर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच पहले ही हो चुकी थी, मगर जैसा कि इन दोनों ने कहा था कि उन्होंने कीर्ति को ग्रांट रोड स्टेशन के करीब ड्रॉप किया था, वहां की सीसीटीवी फुटेज की जांच पहले नहीं हुई थी। इसलिए क्राइम ब्रांच की एक टीम तत्काल ही स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। इसके अलावा सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी की कार में भी सीसीटीवी लगा हुआ था, उसके भी फुटेज की जांच शुरू होती है। यहाँ कुछ चौंका देने वाला खुलासा होता है। ना तो खुशी, सिद्धेश और ना ही कीर्ति स्टेशन के आसपास या स्टेशन पर लगे किसी सीसीटीवी में कैद होती हैं, और ना ही सिद्धेश तमनकर की कार में लगे सीसीटीवी से इन दोनों के 16 मार्च 2018 को स्टेशन की तरफ जाने की पुष्टि होती है। जब इस बारे में सिद्धेश और खुशी से पूछा जाता है कि तुमने तो बताया था कि तुम दोनों ने कीर्ति को ग्रांट रोड स्टेशन पर ड्रॉप किया था, जबकि सीसीटीवी के मुताबिक तुम लोग वहां गए ही नहीं थे। तो इस पर सिद्धेश और खुशी पुलिस वालों से कहते हैं कि दरअसल पहले कीर्ति ने उनसे कहा था कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, मगर रास्ते में कीर्ति ने नवजीवन सोसाइटी के पास ही उतरने के लिए कह दिया। इस कारण वो ग्रांट रोड स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि दोनों प्राइम सस्पेक्ट ने कई बार अपना बयान बदल दिया था, इसलिए पुलिस वालों को शक होने लगता है और इन दोनों पर कड़ी नजर रखी जाने लगती है। इसके अलावा उनके फोन रिकॉर्ड्स की भी जांच की जाती है, मगर कहीं से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता है और ये दोनों आजाद घूमते रहते हैं। अब कीर्ति को गायब हुए लगभग 50 दिन से ज्यादा हो चुके थे, मगर कहीं भी कीर्ति का अता पता नहीं था। ऐसा लगने लगा था कि शायद कीर्ति के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलेगा, मगर तभी पुलिस को एक ऐसी फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है जिससे केस का पूरा रुख ही बदल जाता है। दरअसल जिस कार से आखिरी बार यानी 16 मार्च 2018 को कीर्ति, सिद्धेश और खुशी सहजवानी ऑफिस की ओर निकलते थे, उस कार को शुरू में ही पुलिस वाले फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि कार की डिक्की में से खून की एक बूंद बरामद की गई थी। जब इस एक बूंद खून का डीएनए टेस्ट किया गया और इसका मिलन कीर्ति के माता पिता के सैंपल से किया गया तो दोनों मैच कर गए। मतलब कि उस कार में मौजूद एक बूंद खून कीर्ति का था। कार में कीर्ति के एक बूंद खून की मौजूदगी अब बहुत कुछ इशारा कर रही थी। इस खुलासे के बाद पुलिस वाले तुरंत एक बार फिर से सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और अब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। दोनों लंबे समय तक यही रट लगाए रहते हैं कि उन्होंने रास्ते में कीर्ति को उतार दिया था। उन्हें नहीं पता कि कीर्ति कहाँ गई है, मगर जब पुलिस वाले कार की डिक्की में मौजूद कीर्ति के खून के एक कतरे के बारे में पूछते हैं तो सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं और फिर एक समय बाद पुलिस की कड़ाई के सामने टूटकर सच्चाई उगलना शुरू कर देते हैं। ये सच्चाई रूह कपा देने वाली थी। दरअसल बी ब्लंट में कीर्ति फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी, जबकि यहीं पर खुशी सहजवानी कीर्ति की जूनियर के तौर पर काम करती थी और सिद्धेश तमनकर अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा था।
सिद्धेश तमनकर यहाँ लंबे समय से काम कर रहा था और इसका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक था, मगर पिछले कुछ महीनों से वो टारगेट अचीव करने में नाकाम हो रहा था। इसके अलावा उसके काम में भी लगातार गड़बड़ी आ रही थी। इस कारण कीर्ति सिद्धेश तमनकर को एक नोटिस जारी कर देती हैं और उसे कहती हैं कि 16 मार्च 2018 तक या तो अपना परफॉर्मेंस सुधार लें, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इस नोटिस के बारे में 28 साल का सिद्धेश तमनकर अपने साथ काम करने वाली 42 साल की खुशी सहजवानी को भी बताता है। दरअसल खुशी सहजवानी पहले से शादीशुदा थी, मगर ऑफिस में वो सिद्धेश तमनकर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं। जब कीर्ति सिद्धेश तमनकर को नोटिस जारी कर देती है तो खुशी को डर सताने लगता है कि अब सिद्धेश को कीर्ति नौकरी से निकाल देगी, क्योंकि मार्च महीने में भी सिद्धेश तमनकर अपना परफॉर्मेंस सुधारने में कामयाब नहीं हो सका था। अब यहीं पर खुशी सहजवानी और सिद्धेश तमनकर मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं ताकि सिद्धेश की नौकरी बचाई जा सके। प्लान के मुताबिक ये दोनों कीर्ति को फोन करते हैं और कहते हैं कि आज तुम हम दोनों के साथ ही कार से ऑफिस तक चलो। पहले रोजाना कीर्ति ट्रेन से अपने ऑफिस जाया करती थी। इन दोनों के कहने पर कीर्ति इन दोनों की इको स्पोर्ट्स कार में बैठ जाती है। कीर्ति के कार में बैठने के बाद ये दोनों कार को लेकर सुनसान इलाके में चले जाते हैं और रास्ते में कीर्ति से कहते हैं कि वो सिद्धेश तमनकर को नौकरी से ना निकाले। इस पर कीर्ति जवाब देती है कि इस बारे में ऑफिस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। जब कीर्ति की ओर से इन दोनों को मन मुताबिक जवाब नहीं मिलता है तो दोनों कार के अंदर ही कीर्ति से लड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई के दौरान सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी मिलकर दुपट्टे से कीर्ति का गला घोट देते हैं और काफी देर तक गला दबाए रखते हैं। इस कारण कार के अंदर ही कीर्ति की मौत हो जाती है। कीर्ति की मौत होने के बाद ये दोनों अब लाश को ठिकाने लगाने के प्लान में लग जाते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल लगे इसलिए ये दोनों कार के शीशे को सनरूफ से ढक देते हैं और कीर्ति की लाश को कार के अंदर ही छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं। फिर वहां से वापस आकर कार को एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और पहले तो कार के अंदर ही कीर्ति के शव को 3 टुकड़ों में काटते हैं और फिर तीनों टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। और फिर ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने के बाद पास के ही एक कार वॉशिंग सेंटर में जाते हैं और अपनी कार की अच्छे से अंदर बाहर सफाई करवाते हैं। यहाँ से ये दोनों कीर्ति के घर जाते हैं और उसके परिवार वालों के साथ मिलकर कीर्ति को खोजने का नाटक करने लगते हैं। किसी को शक ना हो इसलिए सिद्धेश और खुशी ऑनलाइन कीर्ति को ढूंढने के लिए कैंपेन भी चलाते हैं और खुद ही चलकर पुलिस तक भी जाते हैं ताकि पुलिस को भी इन पर किसी तरीके का कोई शक ना हो। कार की धुलाई करवाने के बाद इन दोनों को लगता है कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे, मगर किस्मत से कार धोने वाला कार की डिक्की की अच्छे से सफाई करने में नाकाम रह जाता है और कीर्ति की खून की एक बूंद कार की डिक्की में रह जाती है और इसी एक बूंद से पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। इस पूरे खुलासे के बाद सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी पर किडनैपिंग, पुलिस को गुमराह करने, सबूत मिटाने, हत्या करने जैसे गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल इस केस की स्थिति के बारे में बात करें तो बेल पर खुशी सहजवानी जेल से बाहर आ चुकी है, जबकि सिद्धेश तमनकर अभी भी जेल में है। वहीं पुलिस आज तक कीर्ति के लाश के टुकड़ों को बरामद नहीं कर पाई है। दोस्तों, इनके किए की सजा तो इन दोनों को अदालत में मिल जाएगी, मगर आपके अनुसार सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी को क्या सजा मिलनी चाहिए,